हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी श्रावण। आज देखिए हमारा हिस्ट्री की तीसरी क्लास चल रही है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा नवपाषाण काल है उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उनको क्लियर करते हैं भाई। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य ने स्थायी निवास जीने की शुरुआत कहाँ से की थी। तो देखिए, इस काल से ही मानव ने स्थायी जीवन यापन करने की शुरुआत कर दी थी। तो देखिएगा, उसने क्यों कर दी थी स्थायी जीवन जीने की शुरुआत? क्योंकि कृषि की खोज होने के कारण। तो देखिए, इसमें कारण क्या था, रीजन क्या था? कारण था इसमें कृषि की खोज होने के कारण। ठीक है, तो देखिए, स्थायी जीवन जीने की जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी या इस रीजन से हुई थी क्योंकि इंसान ने या मनुष्य ने कृषि की खोज कर ली थी। और कृषि की जो खोज की थी तो उसने सबसे पहले कौन कौन से चीजें उगाई या कौन कौन सी फसलें उगाई उसने, तो ये देखेंगे। तो देखिए, जो मनुष्य ने, बात आती है मनुष्य ने या मानव ने सबसे पहले जौ की फसल उगाई थी और दूसरे स्थान पर गेहूं की फसल उगाई थी। ठीक है, तो देखिए, पहले स्थान पे तो किसकी फसल उगाई थी भाई? पहले स्थान पे उगाई थी जौ की, और दूसरे स्थान पे किसकी उगाई थी? गेहूं की। ठीक, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे अच्छे से। कई बार के एग्जाम में आया है कि ये बताइएगा कि सबसे पहले मनुष्य ने किस अनाज की फसल को उगाया था। तो सबसे पहले जो मनुष्य ने उगाया था वो जौ का जो अनाज होता है उसको उगाया था, और दूसरे स्थान पे जो उगाया था वो किसको उगाया था? गेहूं को। ठीक है, तो इस चीज को हम अच्छे से याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आइए उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, बात आती है कि जो आपका नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में जो सबसे पहले जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहां से हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, इस काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ यूपी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं या कृषि के जो या फसल उगाने के जो संकेत प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल में, वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आइए अब उससे आगे चलते हैं भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखेंगे भाई ध्यान से। तो देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक।
कई बार एग्जाम में आया है भैया। तो देखेंगे भी सभी स्टूडेंट्स, नवपाषाण काल में, पाषाण काल में ही मनुष्य ने सबसे पहले वैज्ञानिक खोज की थी। तो मुझे बताइए भी सभी स्टूडेंट्स, अगर किसी के ध्यान हो या आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा हो कि मनुष्य ने सबसे पहले वैज्ञानिक खोज क्या की थी, ये मुझे बताएंगे आप सभी। तो जल्दी से बताइए फटाफट। तो चलिए आइए देखते हैं अभी मनुष्य की सबसे पहले वैज्ञानिक खोज क्या थी। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा सबसे पहले जो पहिए का आविष्कार किया गया था वो नवपाषाण काल में किया गया था, और विज्ञान की पहली खोज भी इसी को ही माना गया है। किसे माना गया है अभी? पहिए के आविष्कार को। इसको ध्यान रखेंगे। तो कई बार एग्जाम में आया है, यूपी टेट, सुपर टेट या आपका कोई सा भी एग्जाम हो, सभी में लगभग क्वेश्चन आ चुका है कि पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था। प्राचीन काल में, या हम कह सकते हैं प्राचीन पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, या नवपाषाण काल में। तो जो आपका नवपाषाण काल है उसमें आपका पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब आगे चलते हैं भी। तो देखिए बात आती है आपके कि जो प्राचीनतम, मैं आपसे कहने लग जाऊं कि भी जो आपका मनुष्य है, मनुष्य ने जो सबसे पहले मानव संकेत मिले किस नदी के पास में मिले, प्राचीनतम सबसे पहले संकेत। ठीक है, तो देखिए आइए उससे आगे चलते हैं भैया, किस नदी के किनारे मिले। तो इसको रफ करते हैं स्टूडेंट्स, इससे आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सर्वप्रथम प्राचीनतम मानव साक्ष्य देखिए किस नदी से प्राप्त हुए थे सबसे पहले मानव साक्ष्य। तो आप मुझे बताएंगे, सभी बताइए किस नदी से प्राप्त हुए अभी मानव साक्ष्य। आइए देखते हैं अभी। मुझे पता है आप सभी सिंधु नदी बताएंगे। देखिए सिंधु नदी से सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त हुए मानव के, या सबसे ज्यादा जो आपके साक्ष्य प्राप्त हुए सिंधु नदी और हड़प्पा जो स्थान है वहां से प्राप्त हुए। लेकिन बात आए कि सबसे पहले किस नदी के पास से मानव साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो अलग क्वेश्चन है। तो देखिए सर्वप्रथम प्राचीनतम मानव साक्ष्य नर्मदा नदी से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए जो हमारी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी से सबसे पहले साक्ष्य मिले अभी किसके? मनुष्य के या मानव के। ठीक है, आइए अब से आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहां से है, ये भी देख लेते हैं अभी। तो देखिए जो नर्मदा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल, ठीक है, तो देखिए जो इसका उद्गम स्थल है अभी ये है मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है ना एमपी की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यानी कि जो नर्मदा नदी है कि एमपी की या मध्य प्रदेश
की सबसे बड़ी नदी है। सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन बना, नर्मदा नदी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए अब बात आती है कि इंडिया की सबसे बड़ी जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो वो किस नदी किनारे है? वो नर्मदा नदी के किनारे है। सही है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि जो नर्मदा नदी है वो आपके गुजरात से भी होके गुजरती है। ये तो है नहीं कि भाई मध्य प्रदेश में ही रहेगी, लेकिन इसका उद्गम यानी कि जो निकली है ये मध्य प्रदेश से निकली है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम सभी। और एक और इसका बहुत ही खास क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। बात आती है कि भारत की उल्टी ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, तो वो भी स्टूडेंट्स नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी है। सही है। तो ये आप लोग सब याद रखेंगे कि भारत की सबसे उल्टी ओर बहने वाली जो नदी है ना, वो भी नर्मदा नदी है। ये चीज हम लोग याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखिए ये जो आपका नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल का जो अंत हुआ भी, हम कह सकते हैं नव पाषाण काल के अंत से ही धातु का प्रयोग होना शुरू हो गया था। ठीक है। तो देखिए जो आपका नवपाषाण काल है, इसके अंत से ही धातु का प्रयोग होना शुरू हो गया था, लेकिन कंप्लीटली प्रयोग नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आग है, आग की जो खोज हुई थी वो पूरा पाषाण काल में ही हो चुकी थी, लेकिन उसको जो मुख्य रूप से प्रयोग में लाया गया आपको, या आग का सबसे ज्यादा प्रचलन की जो शुरुआत हुई वो नवपाषाण काल से हुई। तो ऐसे ही आपका नवपाषाण काल में या नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का प्रयोग होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन कंप्लीटली प्रयोग होना स्टार्ट नहीं हुआ था। ये होगा हमारा सिंधु सभ्यता में। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा नवपाषाण काल है ये भी कंप्लीट हुआ। तो आइए अब हमारा आज जो चलेगा न्यू टॉपिक चलेगा सिंधु सभ्यता। तो देखिए आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता। सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाते जाएंगे भी, क्योंकि नोट्स होंगे तो आप आगे चल के इनको रिवीजन भी कर लोगे और एग्जाम में जो चीजें आएगी आप उसको टिक भी कर लोगे नोट्स में। ठीक है। बिना नोट्स के कुछ नहीं होता भाई। एक जो टीचर भी होता है वो भी अपने नोट्स बनाता है और उन्हीं के द्वारा वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाता है। ठीक है। तो आइए उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। ठीक है। तो अब देखिए सिंधु सभ्यता बोल सकते हैं हम इसको, या सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं, जो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले बात आती है कि जो सिंधु सभ्यता है इसको किन किन नामों से जाना जाता है, कितने नामों से जाना जाता है। तो इसके नाम देखते भी कितने नामों से जाना जाता है। तो देखिए सिंधु सभ्यता को जो जाना जाता है आग ऐतिहासिक कालीन हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए देखते हैं इसके अन्य नाम। ठीक है। तो देखिए इसके जो अन्य नाम है आग
ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो इसको जो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, आग ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता, ये भी कह सकते हैं। उससे आगे नेक्स्ट आता है हमारा सिंधु सभ्यता, ये भी बोल सकते हैं, सिंधु सभ्यता। क्लियर हुआ भाई? तो देखिए सिंधु सभ्यता हुआ, सिंधु सभ्यता भी हम इसको बोल सकते हैं। और उससे आगे चल सकते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जो बोल सकते हैं हम कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो देखिए हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोल सकते हैं। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से कांस्य जो धातु है उसका प्रचलन होने लगा था, जो आपके औजार है वो बनने लगे थे। ठीक है, तो देखिए बात आती है इस सभ्यता में मुख्य रूप से तांबा धातु के औजारों का प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं कि इसको ना सिंधु सभ्यता, सॉरी कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको ताम्र सभ्यता भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपसे कहने लग जाऊं कि भी कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोला गया था क्योंकि तांबे की, सॉरी कांस्य नहीं है, इसमें जो आएगा ताम्र ठीक, ताम्र युगीन सभ्यता। जी हाँ, इसको ताम्र युगीन सभ्यता बोलेंगे क्योंकि कांसे की खोज आगे चल के होगी, इसके लास्ट में ही होगी कांसे की खोज चल के। तो आइए उससे आगे चलते हैं, सही। या फिर मैं आपको अभी बता देता हूं, इसको ना हम अभी ताम्र सभ्यता बोलेंगे और फिर कुछ समय बाद इसको क्या बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं चीजें जो आपको करा रहा हूं बिल्कुल सीरियल से करा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से बेसिक से करा रहा हूं। लिखने के लिए ये भी लिख देता जो मैंने शुरू में लिखा है कांस्य युगीन सभ्यता, लेकिन पहले या एग्जाम में आ जाए कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता को कौन सी सभ्यता माना गया भाई, ये माना गया ताम्र सभ्यता, क्योंकि तांबे की खोज नवपाषाण काल के अंत में हो गई थी, लेकिन मुख्य रूप से विशेष रूप से औजार हथियार सिंधु सभ्यता में बने थे। अब लेकिन तांबे के बाद में कांसे की खोज कैसे हुई या कांस्य युगीन सभ्यता क्यों हुई है, तो देखिए तांबे धातु की खोज के बाद टिन की खोज हो गई थी जिसमें दोनों के मिश्रण से
दोनों के मिश्रण से कांसा धातु का निर्माण हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो धातु की खोज हुई वो किसकी हुई थी? वो हुई थी तांबा की। फिर तांबे के बाद में किसकी हुई? कांसे, जो टिन है। और टिन का और तांबे का दोनों का मिश्रण बनाए जाने के से जो धातु निर्मित हुई, नीव धातु जो बनी, वो बनी आपकी कांसा धातु। तो इसलिए इसको बोल देते हैं कांसा युगीन सभ्यता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर भी। इसको सभी ने उतार लिया होगा, कॉपी कर लेना भी। तो ये इसके कुछ अन्य नाम थे। ठीक है, और एक और नाम है इसका नगरीय सभ्यता, ये भी बोला जाता है। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है ये भी है नगरीय सभ्यता। तो देखिएगा, सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नगर की क्रांति आई या नगरीय क्रांति आई, वो किस सभ्यता में आई? सिंधु सभ्यता में आई सबसे पहले नगर की क्रांति। क्योंकि जो सबसे पहले नगर बसाए गए, नगरों के रूप में रहा गया, एक समूह के रूप में, तो सिंधु सभ्यता में रहा गया, तो इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी बोल सकते हैं, या नगरीय सभ्यता क्रांति के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो थे इसके अलग अलग नाम, किसके? सिंधु सभ्यता के। ठीक है, आप सभी के अच्छे से ध्यान में आए होंगे भी, अच्छे से समझना है। तो देखना भी, कोई भी स्टूडेंट्स चीजों को रटे ना भी, समझे। ठीक है, हम समझ के हर एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें लॉन्ग टाइम तक वो याद रहेगा, हमारा सिलेक्शन होने के बाद भी वो हमें याद रहेगा। ठीक, आइए उससे आगे चलते हैं। तो बात आती है कि रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता का कार्यकाल कितना है। अब बात आती है कार्यकाल। रेडियो कार्बन डेटिंग। तो देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है, ये मैं आपको पूरा कंप्लीटली समझाऊंगा, हर स्टूडेंट्स को अच्छे से बताऊंगा भाई। तो देखिए, हम इसमें जो बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भी जो आपका C की पावर 14 होती है, ये यानी कि ये भी कर सकते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार तो देखिए, सिंधु सभ्यता का कार्यकाल रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार, ठीक है, कितने से कितना रखा गया है या कितने से कितना माना गया है। तो देखिए, इसको जो माना गया है 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक माना गया है। 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका क्या माना गया है भाई? कार्यकाल माना गया है। ये ध्यान रखेंगे। अब आप बोलोगे कि रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार क्या है या साक्ष्यों के आधार पर इसका कार्यकाल क्या है, तो ये देखते हैं। ये तो ये हुआ, अब उससे आगे आते हैं साक्ष्यों। तो देखिए, इसका कार्यकाल साक्ष्यों के आधार पर कितना माना गया। तो देखिए, साक्ष्यों के आधार पर जो स्टूडेंट इसका कार्यकाल माना गया है 2600 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक माना गया है।
गया है। ठीक है, तो देखिए ये तो साक्ष्य क्या होता है, साक्ष्य जो भी वस्तुएं मिली और उन वस्तुओं पे जो भी सन लिखे हुए थे, तो उन वस्तुओं पे जो पुराने से पुराना सन होता था उसको खोजा गया और सबसे पुराने यही मिला है, लेके 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक। तो इसलिए इसको साक्ष्यों के आधार पे कार्यकाल की डेफिनेशन दी गई है। अब बात आती है रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार। तो देखिए ये दिया है सजीव वस्तुओं के प्रमाण चिन्ह के आधार पर। तो देखिए जो आपका सजीव वस्तुएं होती है उनके, आप देखो सजीव वस्तुएं कौन सी होती है, तो देखिए वो वस्तुएं जो ऑक्सीजन लेती है सजीव वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, ये जानवर, ये सब क्या हुए, सजीव वस्तुएं हुई। तो ये पेड़ पौधों के आधार पर इन वस्तुओं को जो माना गया सजीव वस्तुएं माना गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम सभी। अब देखो सजीव वस्तुओं के आधार पर कैसे, देखिए जब कोई जीवित प्राणी मर जाता है, चाहे वो जीव जंतु हो या इंसान हो, तो उसके जो बोन होती है यानी कि जो हड्डियां होती है, हड्डियों में कार्बन पाया जाता है, और जो वो कार्बन होता है ना हड्डियों में, वो लेके आपका 10,000 से 16,000 वर्षों तक वो कार्बन हड्डियों में रहता है। लेकिन धीरे धीरे 10,000 वर्ष बाद वो उसकी मात्रा हड्डियों में से घटने लग जाती है। तो जैसे ही जो नर कंकाल उखाड़े गए पशुओं के या इंसानों के, उनकी हड्डियों को जो लेबोरेटरी में ले जाया गया, और लेबोरेटरी में ले जाने के बाद उनकी हड्डियों में जो कार्बन की मात्रा देखी कि भी इनकी हड्डियों में कितनी कार्बन है कितना नहीं है, तो उस कार्बन का जो एक जो बोलते हैं ना कि कितनी क्वांटिटी पाई गई, उस क्वांटिटी के आधार पर इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। ठीक है, यहां तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। आई होप आप सभी नोट्स बना रहे होंगे। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाते चले। मैं कई बार कह चुका हूं कि नोट्स जरूरी होने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।